नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे बीए 4 सेमेस्टर। ये पेपर नंबर अपना सेकंड, इसमें अध्याय नंबर हम 4 देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस शांति सम्मेलन। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हमने पेरिस शांति सम्मेलन, वर्षा की संधि शॉर्ट में देख ली है। अब हम पढ़ेंगे पेरिस शांति सम्मेलन कर एक विस्तृत लेख लिखेगा। तो यहां पर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में, तो इसको ध्यान से सुनते रहना है और एक एक वीडियो को सीक्वेंस बाय देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं उत्तर। हम देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में। जो पेरिस शांति सम्मेलन होता है 18 जून 1919 में। कब होता है? 18 जून 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन होता है, जो फ्रांस के पेरिस में आपको देखने को मिलेगा। जो किलमेसू क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन? किलमेसू जो थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री किलमेसू क्या कर रहे थे? इसकी प्रधानता कर रहे थे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। किलमेसू। तो बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन कई बातों में पूर्व के यूरोपियन सम्मेलन से पृथक था। जो पहले के जो यूरोपियन सम्मेलन हुए थे उनसे बहुत ही हटकर था। बात करते हैं यह एक यूरोपियन सम्मेलन नहीं अपितु प्रथम विश्व युद्ध सम्मेलन था। कैसा था? ये एक कह सकते हैं यूरोपियन सम्मेलन नहीं था, एक कह सकते हैं ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित एक सम्मेलन था। तथा क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में हस्ताक्षर करने वाले 27 प्रतिनिधि, 37 देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, जिसमें से 27 प्रतिनिधियों में, हस्ताक्षर करने वाले 27 प्रतिनिधियों में 17 प्रतिनिधि यूरोप से बाहर के थे। टोटल कितने थे? कितने देशों में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 37 देशों में हुआ था, जिसमें से 27 प्रतिनिधि क्या हुए थे? शामिल हुए थे सम्मेलन में, और जिसमें से 17 जो थे वो यूरोप से बाहर के देशों के बुलाए गए थे। बात करते हैं साथ ही पेरिस शांति सम्मेलन के द्वारा केवल यूरोपीय भूभाग के भविष्य का निर्धारण नहीं किया जा रहा था, अपितु अफ्रीका, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के भूभागों के विषय में भी निर्णय लिया जा रहा था। जो भी अफ्रीकन था, फ्रांसीसी था, और जो कह सकते हैं जो प्रशांत महासागर का कुछ क्षेत्र था, उसके तहत एक रूपरेखा तैयार की जा रही थी। बात करते हैं दूसरा, एक प्रथम ऐसा यूरोपियन सम्मेलन था जिसमें भविष्य का निर्णय कोई मेटरनिक, कोई नेपोलियन अथवा कोई बिस्मार्क नहीं अपितु अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन कर रहा था। कौन कर रहा था? अमेरिकन राष्ट्रपति जो हुआ करता था वुडरो विल्सन इस समय क्या कर रहा था? यहां पर निर्णय के अनुसार सबसे बड़ा एक प्रकार से अध्यक्षता इसकी, वैसे तो अध्यक्षता किसने की थी? किलमेसू ने की थी, मगर जो मेन उसका जो भविष्य का निर्धारण कर रहा था वो कौन कर रहा था? वुडरो विल्सन कर रहा था। बात करते हैं तीसरा, अन्य यूरोपियन सम्मेलन के विपरीत जहां यूरोपियन सम्राट के राजमुकुट चमकते थे, वहीं पेरिस शांति सम्मेलन के जनप्रतिनिधियों के तमंगे और राष्ट्रीय झंडे यहां पर चमक रहे थे। पहले क्या चमकते थे? पहले राज मुकुट चमकते थे, अपने अपने राज्य के राजा, मगर अब क्या हो चुका था? अब वहां पर केंद्र, मतलब एक प्रकार से राज्यों का गठन केंद्र के अनुसार हो चुका था, तो इस प्रकार से अब वहां के झंडे भी यहां पर लहरा रहे थे। बात करते हैं पेरिस शांति सम्मेलन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व था वो कौन कौन से थे, वो हम देखेंगे यहां पर। तो बात करेंगे आरंभ में शांति सम्मेलन को निर्धारित करने का दायित्व 5 राष्ट्रों को दिया गया था। अब ये 5 राष्ट्र कौन कौन से थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था और जापान था। ध्यान रखना, 2 तो कौन थे? 3 कौन थे? मित्र राष्ट्र। जैसे कि बात करें अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये तो मित्र राष्ट्र में थे। धुरी राष्ट्र इटली और जापान था। धुरी राष्ट्र कौन थे? इटली और जापान इसमें शामिल थे। दर किनारा कर दिया गया, मगर जापान जो था, जापान को दर किनारा मतलब वहां से अलग कर दिया गया, और फिर इटली का प्रतिनिधि स्वयं ही बाहर चला गया। जो इटली का व्यक्ति था, जो इटली के राजा हुआ करते थे, वो भी कहां चले गए? वो भी बाहर चले गए। वस्तुतः जो इटलियन प्रधानमंत्री ऑरलैंडो को ऐसा महसूस हुआ, ऑरलैंडो जो था उसको ऐसा महसूस हुआ कि इटली के साथ विश्वासघात हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के 1915 की लंदन की संधि एक होती है, इससे पहले 1915 की लंदन में एक संधि देखने को मिलती है। 1915 में को लंदन की संधि में इटली को जो आश्वासन दिया गया, युद्ध के बाद इटली की जो एडियाटिक क्षेत्र में जो भूभाग दिया जाएंगे, उन्हें वायदे पर ब्रिटेन और फ्रांस अडिग रहेंगे। क्योंकि पहले जो संधि हुई थी 1919 में लंदन में एक संधि देखने को मिलती है, जिसके तहत जो पहले
जो इटली ने फ्रांस का हिस्सा छीन रखा था, ठीक है ना, जो फ्रांस का सिक्का अल्सास लॉरेन जो था वो छीन रखा था, उसके बाद इन्होंने कहा था ठीक है जो आपके पास है वही रहेगा। मगर अब जो पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था इसमें इटली को दबाव के तहत धमकाया जा रहा था और इससे जो हुआ करता था अल्सास लॉरेन को छीन लिया जा रहा था। तो इस प्रकार से जो होता है ऑरलेडो क्या होता है, इसके तहत यहां से पेरिस शांति सम्मेलन से वो भी चला जाता है। बात करेंगे युद्ध के बाद इटली की एडियाटिक क्षेत्र में जो भूभाग दिए जाएंगे उसे वायदे पर ब्रिटेन और फ्रांस अडिग नहीं रहे, क्योंकि फ्रांस का जो हिस्सा हुआ करता था, ठीक है ना, जिसका हिस्सा हुआ करता था अल्सास लॉरेन को इटली ने वापस कर दिया गया। फ्रांस पेरिस शांति सम्मेलन के तहत दिए जाएंगे उन्हें वायदे पर ब्रिटेन और फ्रांस अडिग नहीं रहे। अतः अब 3 व्यक्तियों ने ही पेरिस शांति सम्मेलन की कार्यवाही को प्रभावित किया। सर्वप्रथम व्यक्तित्व ने जो वुडरो विल्सन था अमेरिका का राष्ट्रपति, वे अमेरिका के यूरोप के लिए स्थायी शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे कि भाई यूरोप में शांति स्थापित हो। वहां प्रस्ताव था 14 सूत्रीय कार्यक्रम। कौन सा 14 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आए थे? कौन? वुडरो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो यूरोप में शांति स्थापित हो जाए। बात करेंगे इस कार्यक्रम का मुख्य बल निम्नलिखित बातों पर था कि विजेता और पराजित किसे कहते हैं? पराजित लोगों के लिए। विजेता ध्यान रखना एक दूसरे का अपोजिट है, विजेता और विजित पराजित दोनों पक्षों को न्याय मिले। यूरोप में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्णय का अधिकार मिले। और बात कथा विभिन्न देशों की आर्थिक हितों में सामंजस्य हो। उसका मानना था कि अगर 14 सूत्री कार्यक्रम को समग्रता से लागू किया गया, जो 14 सूत्री कार्यक्रम था, अगर वो समग्रता अच्छी प्रकार से लागू हो जाता है तो प्रथम विश्व युद्ध के उपरोक्त में अंतिम युद्ध सिद्ध होगा। मतलब जो यूरोप का जो अंतिम युद्ध सिद्ध होगा, इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं होंगे। दूसरा अस्तित्व था कि क्लेमेंसो वह फ्रांस का वयोवृद्ध नेता हुआ करता था, फ्रांस का सबसे बूढ़ा नेता हुआ करता था, और फ्रांस की प्रधानमंत्री भी वह सैडॉन का युद्ध भी देख चुका था। जो सैडॉन का था जिसमें से पराजय मिली थी इटली से, वो भी ये देख चुका था। 1918-70 वाला बात करेंगे, देख चुका था। उसकी पहली प्राथमिकता थी कि फ्रांस की सुरक्षा, अतः वह विल्सन के आशीर्वाद से प्रभावित नहीं था। जो विल्सन का आशीर्वाद था उससे प्रभावित नहीं था। उसका मानना था कि फ्रांस 2 बार जर्मन आक्रमण का शिकार हो चुका था, अतः अब यूरोप में एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो तथा जर्मनी की ताकत को इस हद तक कुचल दिया जाए कि तीसरी बार जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करने का साहस ना करे। बात करें किंतु विल्सन का आशीर्वाद उसके रास्ते में आड़े आ रहा था। जो विल्सन का आशीर्वाद था वो उसके आड़े आ रहा था। तीसरी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे कि लॉर्ड जॉर्ज के क्लेमेंसो। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज के क्लेमेंसो के तहत जर्मनी विरोधी तो नहीं था, जो जर्मनी था वो विरोधी तो नहीं था, किंतु विल्सन के तहत आसर्ववादी नहीं। फिर जर्मनी के विरुद्ध कठोर कदम उठाना उसकी क्या थी? मजबूरी थी, क्योंकि ब्रिटेन जनमत प्रचंड रूप से जर्मन विरोधी था। क्योंकि जो ब्रिटेन था वो क्या था? जर्मन का प्रचंड मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार से उसका विरोधी हुआ करता था। ब्रिटेन में ये नारे दिए जा रहे थे कि केसर को फांसी दो, अतः लॉर्ड जॉर्ज को ब्रिटेन जनमत का दबाव था। क्योंकि जो लॉर्ड जॉर्ज था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उसको जनमत का मतलब वहां की जनता का दबाव था, क्योंकि वो केसर को फांसी दो का वहां पर नारा लग रहे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर क्या था, ये देखने को अपना मिल जाता है। अगले देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन का घोषित उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था पेरिस शांति सम्मेलन का, ये देखेंगे। तो पेरिस शांति सम्मेलन का घोषित उद्देश्य निम्नलिखित था। क्या था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, पहले की बात करें कि पराजित राष्ट्रों के साथ युद्ध मुआवजा का निर्धारण करना। जो पराजित हो चुके हैं धुरी राष्ट्र, उनसे क्या करेंगे, हम मुआवजा लेंगे। जो हमारा धन खर्च हुआ है, सैनिक मारे गए हैं उनका। तो बात करते हैं यूरोप में भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समूह के भविष्य का निर्धारण। जो भी संस्कृतियां हैं, जो भी वहां के प्रॉब्लमें हैं, उसको खत्म करना, ठीक है ना।
बात करेंगे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण, कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जाएगी। बात करेंगे पराजित राष्ट्रों के उपनिवेशों के भविष्य का प्रश्न। जो भी पराजित राष्ट्र हो चुके हैं उनके भविष्य, मतलब उनका भविष्य सुखमय हो और वो दोबारा युद्ध की चेष्टा ना करें, तो ऐसा यहां पर कुछ देखने को मिल जाते हैं इनके उद्देश्य, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हम देखेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के घोषित लक्ष्य। पेरिस शांति सम्मेलन के लक्ष्य क्या थे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बात करेंगे ऑटोमन साम्राज्य, हैम्सबर्ग साम्राज्य और जर्मन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न राजनीतिक शून्य की स्थिति को भरने का प्रयास करना। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लमें हो रही थी साम्राज्य के खिलाफ, इनको मतलब इनमें क्या करना, इनको भरने की स्थिति करना, है ना। घोषित संधि सम्मेलन के घोषित लक्ष्य, मतलब पेरिस शांति सम्मेलन के घोषित लक्ष्य। अच्छा, ये बाद की बात हो रही है, अब ये लक्ष्य क्या रहे इनके, तो ऑटोमन साम्राज्य, हैम्सबर्ग साम्राज्य, जर्मन साम्राज्य के विघटन के उपरांत राजनीतिक शून्य की स्थिति को भरने का जो प्रयास किया गया। बात करते हैं भावी जर्मन उफान को रोकना, और बात करेंगे रूसी साम्राज्यवाद के प्रसार को रोकना। यहां पर क्या था, एक तो जो ये लोग जो थे, इनके जो घाव हो चुके थे, मतलब कह सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही थी इनमें, इनको भरना। जो ऑटो हम्स था, हैम्सबर्ग था, और जर्मन को इकट्ठा करना एक कार्य हो जाता है। भावी जर्मनी को उफान, जो जर्मनी पास के युद्धों, पास के जो राज्य, पास के देश थे उनसे लड़ता था और उनको अपने हित में कर लेता, तो इसको रोकना। और बात करते हैं रूसी साम्राज्य के प्रसार को रोकना। जो रूस था उस समय बहुत ही एक प्रकार से अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, तो रूस को भी यहां पर रोकना था। तो इस प्रकार से आपको देखने को यहां पर इसके लक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। बात करेंगे पराजित राष्ट्रों के साथ युद्ध मुआवजा का निर्धारण। जो पराजित राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र, उनसे क्या किया गया, युद्ध का मुआवजा लिया गया। बात करें पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधि की गई। जर्मनी के साथ वर्साय की संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। ऑटोमन साम्राज्य के पराजय से पूर्व ही, ऑटोमन साम्राज्य के पराजय से पूर्व ही मित्र राष्ट्रों के आपस में मिलकर एक गुप्त संधि कर ली थी। इसे सर्वे की संधि कहा जाता है। इसे सर्वे की संधि, जो मित्र राष्ट्र जीत गए थे उन्होंने एक संधि की थी गुप्त तरीके से, जिसे सर्वे की संधि कही जाती है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सर्वे की संधि, जो 1919 में। बात करते हैं इस संधि के आधार पर ऑटोमन साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया था, किंतु एक सैनिक जनरल मुस्तफा कमाल पाशा के अंतर्गत ऑटोमन साम्राज्य ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। जो मुस्तफा कमाल पाशा था उसने ऑटोमन जो साम्राज्य संधि थी उसके लिए इनकार कर दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने मित्र राष्ट्रों पर दबाव बनाकर उन्हें लोसान की संधि करने के लिए विवश किया कि लोसान की संधि होगी। ये जो सब्रे की संधि है उसको पुकार दिया और लोसान की संधि यहां पर विवश कर दिया। लोसान की संधि में तुर्की को लगभग सभी मांगे मान ली गई। तुर्की की जो भी मांगे थी वो उसको मान लिया गया। पराजित राष्ट्रों के साथ संधि में विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम को खुली अवहेलना हुई। हम जर्मनी के साथ वर्साय की संधि में तथ्य पर विचार करेंगे। हम जो जर्मनी की संधि है उस पर विचार करेंगे। तुर्की की संधि मान ली जाएगी, तो तुर्की की संधि यहां पर मान ली गई और जो वर्साय की संधि थी उस पर विचार करने को यहां पर कहा गया। ठीक है ना। तो ये हमने देखा किसके बारे में, ये हमारा क्वेश्चन ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हमारा समाप्त होता है और इसको आपको एक बार कम से कम अभी और पढ़ना है। ठीक है ना, एक बार पेरिस शांति सम्मेलन पर लेख लिखना, इस पर एक बार आपको और भी पढ़ना है। वीडियो को 2 पे स्पीड पे लगा दो, चाहे लगा दो 1 पर, मगर इसको एक बार अभी और पढ़ना है बहुत अच्छी प्रकार से। ठीक है ना, और जो चीज लिखने की चीजें हैं अपनी कॉपी पर शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करेगा एग्जाम में जाकर। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा खत्म होता है 2nd क्वेश्चन। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप ऐसा करना, सभी पीडीएफ आपको इकट्ठी डाउनलोड करना है तो इकट्ठी आप पहुंच जाओ, एक बटन मिलेगा www.paperhacker.in पर जाना है, जहां पर आपको 4 सेमेस्टर का एक बटन मिलेगा, उसके अंदर जाना है। पीडीएफ पे आपको कुछ पे करना पड़ जाएगा, पीडीएफ लेना है तो पे करना पड़ेगा, और ऐप लेना है जिसको ऐप आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसी आपकी मर्जी हो आप पैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, चलो यहां पर वीडियो को रखते हैं, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।